चलिए नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास के ऊपर में स्वागत है। और मैं भारती सर पटना बिहार से। जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं 12th का, उनके लिए पॉलिटिकल का ये सेकंड वीडियो सीरीज है। पहले वीडियो सीरीज में फर्स्ट वीडियो सीरीज में आपका 20 क्वेश्चंस करा दिया गया है। इसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ तक हो गया है कि बिहार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। आज 21 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। जो वीडियो हमारे पहली बार देख रहे हैं, हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल में प्लेलिस्ट में जाएंगे और वहां पे और बाकी सारे वीडियो जो है वो आप देख पाएंगे। चलिए, तो ये आपके सामने क्वेश्चन दिख पा रहा है 21 नंबर। इंदिरा गांधी ने भारत में 2 बार लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, मिस्टेक है। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी? तो आपको बताना है कि इंदिरा गांधी भारत में आपातकाल की घोषणा कब की थी। 18 मई 1975 या 5 जुलाई 1975 या 25 जून 1975 या 10 अगस्त 1975। 75 में इमरजेंसी लगा देश में, लेकिन आपको डेट के साथ बताना है कि इमरजेंसी जो है वो कब लगी थी। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 21 का सी ऑप्शन सही है, 25 जून 1975। याद रखेंगे 21 का हो जाएगा 25 जून 1975 ईस्वी को देश में इंदिरा गांधी के टाइम में आपातकाल लग गया था, जहां पढ़े थे कि आपातकाल का बहुत बुरा प्रभाव हुआ और उसके बाद कांग्रेस जो सरकार है वो चुनाव हार जाती थी। चलिए अगले प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है कि सर्वप्रथम किस राज्य ने महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया? जिसमें बिहार है या पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र है या फिर तमिलनाडु। फटाफट से आंसर करेंगे कि कौन हो जाएगा। जहां सबसे पहली बार याद रखेंगे राज्य ने महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिए। फटाफट से बताएंगे 22 का क्या हो जाएगा। तो यहाँ 22 का याद रखेंगे, ये ऑप्शन सही हो जाएगा बिहार। 2005 में यहाँ पे महिलाओं को आरक्षण 50% मिलती है। चलिए अगले प्रश्न है, ध्यान देंगे बात को। अगला बहुत बढ़िया प्रश्न है कि भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन था? भारतीय किसान यूनियन किस प्रदेश के किसानों का संगठन है? ये उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा वाले का, या बिहार झारखंड का, या गुजरात का, ये दक्षिण भारत का। फटाफट से कमेंट करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भारतीय किसान यूनियन की बात है, ये याद रखेंगे उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा वालों का एक किसानों का एक संगठन है। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न देख लिए। अगले 24 नंबर प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो 24 नंबर प्रश्न है, थोड़ा बड़ा कर दे ताकि आपको दिखे स्पष्ट। चलिए 24 नंबर प्रश्न है कि गोवा पर किस विदेशी राज्य का शासन था? किस विदेशी देश भी कह सकते हो, ब्रिटेन का, पुर्तगाल का, चीन का या फिर रूस का। फटाफट से जवाब देंगे किसका शासन था। तो आप सब जानते हो कि गोवा पर याद रखेंगे पुर्तगाल का शासन था। किसका शासन था? तो पुर्तगाल का। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 में, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है तेलंगाना से संबंधित, और ये प्रश्न है कि तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? फटाफट से बताएंगे तेलंगाना का आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? झारखंड से, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से। ये तो सब लोग जवाब दे दिए होंगे कि ये याद रखेंगे आंध्र प्रदेश से संबंधित है, दक्षिण भारत में पड़ता है। चलिए इसके बाद अगर बात कर लें 26 नंबर प्रश्न की, तो ये 26 नंबर प्रश्न आपको दिख पा रहा होगा, ये ध्यान देंगे हमारी बातों को। 26 नंबर अगर प्रश्नों की बात कर ले सर, तो ये प्रश्न है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस किस राज्य संबंधित है? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 बिहार से, ऑप्शन 2 उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फटाफट से कमेंट करेंगे कि एक कौन सा ऑप्शन जो है सर वो आपका ये सही हो जाएगा। तो फटाफट देंगे। तो ये जो है आपका जम्मू कश्मीर के राज्य के अंतर्गत आने वाला ये एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस है, याद रखेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस है। तो ये ध्यान सुनेंगे, जम्मू कश्मीर के राज्य में आने वाला एक क्या है, तो राजनीतिक पार्टी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 26 नंबर प्रश्न देख लिए। 27 नंबर अगर प्रश्नों की बात कर ले तो ये है शीत युद्ध के समय पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था? आपको बताना है पूंजीवादी गुट का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो सही ऑप्शन क्या होगा? पहले ऑप्शन देखेंगे, सोवियत संघ है, चीन है, फ्रांस है, और अमेरिका है, चीन है, फ्रांस है और सोवियत संघ होगा। ठीक है, तो आपको बताना है पूंजीवादी गुट। बात कर ले सोवियत संघ की, तो ये समाजवादी गुटों का नेतृत्व कर रहा है। अमेरिका की बात कर लो तो ये पूंजीवादी गुटों का नेतृत्व कर रहा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये अमेरिका। ठीक है, यही शीत युद्ध कोल्ड वार के दौरान पूंजीवादी गुटों का क्या कर रहा था? तो नेतृत्व कर रहा था। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है सोवियत संघ का अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? कोसिजिन, मिखाइल गोर्बाचेव, स्टालिन या फिर बुल्गानिन। जल्दी से बताएंगे सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति का नाम कौन है? इशारे के लिए भी बता रहे हैं, ये वही राष्ट्रपति है जिस समय में हंगरी सम्मेलन होगा और ये इस्तीफा दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन जो हो जाएगा सर वो बी ऑप्शन यानी दूसरा सही है, मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर ले तो अगला प्रश्न है, बढ़िया से देखेंगे,
MBA पाठ्यक्रम की शुरुआत किस देश में हुई? फटाफट से बताना है। MBA पाठ्यक्रम की जो शुरुआत है वो सबसे पहले किस देश में शुरू हो रहा है? अमेरिका में, भारत में, रूस में या अफगान में? तो फटाफट से कमेंट करेंगे। यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा सर वो हो जाएगा आपका ए ऑप्शन सही है, अमेरिका से। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ध्यान रखेंगे, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म किससे संबंधित है? प्रथम खाड़ी युद्ध से, या दूसरा है आपका, एक मिनट, दूसरा है आपका पहला है द्वितीय खाड़ी युद्ध, दूसरा प्रथम खाड़ी युद्ध, तीसरा है अलकायदा आतंकवादी जो संगठन था, या फिर आपका है कारगिल युद्ध? फटाफट से बताएंगे 30 नंबर प्रश्न का बताना है। 30 नंबर प्रश्न, तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म की बात हुई थी, तो ये याद रखेंगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म प्रथम खाड़ी युद्ध से संबंधित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको 3 या 4 जो है वो आपका पढ़ाया गया है। सेकेंड बुक जो आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें अमेरिकी दूतावास हमला से संबंधित सारा चीज। चलिए ये कहाँ गया? 30 नंबर प्रश्न तक हम लोग देख लिए। अगला 31 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो ये रहा आपके सामने 31 नंबर प्रश्न। थोड़ा छोटा कर दे। चलिए तो ये आराम से देखेंगे, थोड़ा सा परेशानी आपको होगा दिखने में, लेकिन प्रश्न केवल सीखना है। किस देश ने 2003 में संयुक्त राष्ट्र संघ की उपेक्षा करके इराक पर आक्रमण कर दिया? और ऑप्शन 1 है फ्रांस, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस और चौथा है अमेरिका। ये यूएनओ की बात नहीं माना, यूएनओ के पॉलिसी से नहीं चला और इराक पर आक्रमण करने वाला देश का नाम बताना है। तो ये तो ग्रेट पावर ही होगा, याद रखेंगे। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका यूएनओ की बातों की अवहेलना कर दिया और वो क्या कर दिया? इराक पे अटैक कर दिया था। ठीक है, और अपना तर्क भी उसी तरह से दूसरा दे दिया कि हम इराक पे क्यों अटैक किए। ये सब क्लास में डिस्कस किए, यहाँ खाली आंसर पे रहेंगे। इनमें से कौन दक्षिण का सदस्य नहीं है? आपको बताना है दक्षिण का सदस्य नहीं है। ऑप्शन 1 भारत, दूसरा है मालदीव, तीसरा है चीन और चौथा है भूटान। फटाफट से बताएंगे कौन इसमें से दक्षिणी एशिया का संगठन का जो सदस्य देश है वो नहीं है। भारत है ही दक्षिण यानी जिसको क्या कहते हैं, तो इसी को ना सार्क कहते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये याद रखेंगे। इसका कोई अगर देश नहीं है तो वो है चीन जी, याद रखेंगे। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा, चीन इसका सदस्य देश नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न, ये 32 नंबर प्रश्न हो गया। 33 नंबर प्रश्नों की अगर बात हम लोग कर ले तो ये है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? आपको ध्यान रखेंगे, अस्थायी की बात नहीं कर रहे हैं, अस्थायी सदस्य की बात कर रहे हैं। तो ये कितने होते हैं? 7 होते हैं, 8 होते हैं, 9 होते हैं या 10 होते हैं? आप सब जानते हैं सुरक्षा परिषद की अगर बात कर ले तो यहाँ पर जो सदस्य देश होते हैं जिसमें से 10 अस्थायी होते हैं और 5 बात कर ले तो अस्थायी जिनको वेटो पावर मिला हुआ है। फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब अमेरिका वगैरह वेटो पावर में आते हैं, चीन, रूस। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ अस्थायी की ही बात थी, तो यहाँ प्रश्न के हिसाब से जो सही आपका जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 10। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 33 नंबर हो गया। 34 नंबर प्रश्नों की बात कर ले तो ये 34 नंबर प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? जो इंटरनेशनल सर्किट होता है ना, वहां पे याद रखेंगे न्यायाधीशों की कितनी संख्या ये बताना है। ऑप्शन 1 12 या 14 या 15 या 18? फटाफट से बताएंगे कि क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। देखिए अगर बात कर ले 34 नंबर प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय में न्यायालय में न्यायाधीशों की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे आपको याद रखना है 15 जो है सर वो जजेस होते हैं। याद रहेगा आपको कितने जजेस होते हैं? 15 जजेस। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, अगले ये है आपका 35 नंबर प्रश्न एमनेस्टी इंटरनेशनल का संवेद किससे है? थोड़ा संबंध किससे है? वही थोड़ा सा वर्डिंग मिस्टेक होगा, उससे प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रश्न पर ध्यान देंगे। ऑप्शन 1 है मानवाधिकारों की रक्षा से, मानवाधिकार में मिस्टेक है। दूसरा है आपका आतंकवाद, तीसरा नक्सलवाद और चौथा है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप सोचेंगे कि क्या सही ऑप्शन क्या होगा। चलिए यहाँ जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये याद रखेंगे वो हो जाएगा मानवाधिकारों की रक्षा से। ठीक है, मानवाधिकारों की रक्षा से, तो 35 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात कर लें तो ये आपका 36 नंबर प्रश्न है और ये प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। वैश्विक ताप वृद्धि यानी ग्लोबल वार्मिंग से किस देश को सबसे अधिक खतरा है? अगर ग्लोबल वार्मिंग विश्व में टेम्परेचर अगर ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो उससे किसको ज़्यादा खतरा है? भारत को, बांग्लादेश को, मालदीव को या पाकिस्तान को? फटाफट से बताएंगे। देखो जानकारी के लिए बताएंगे कि खतरा ज़्यादा उसी को होगा जो समुद्र में होंगे, क्योंकि समुद्र का जल स्तर क्या हो जाएगा? बर्फ के पिघल जाने से, बड़े बड़े ग्लेशियर वगैरह इस सब के पिघलने से समुद्र में जल ज़्यादा हो जाएगा और जल ऊपर आएंगे तो जो आइलैंड वाला एरिया, टापू वाला एरिया है उनको खतरा हो जाएगा। तो फटाफट से इसमें सोचेंगे कि कौन है, कौन आइलैंड वाला भाग है भाई? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, जिसको कहते हैं मालदीव। ठीक है, वीडियो सीरीज को बारीकी से देखें, कहीं कहीं हमसे भी मिस्टेक होता है, आप उसको बताएंगे, कमेंट में कर देंगे तो बच्चे थोड़ा सा गलत ना याद कर पाएंगे, क्योंकि अभी का समय बहुत कीमती है। 1-2 भी प्रश्न अगर देख रहे हैं और गलत हो जा रहा है वही याद कर लेंगे, अगर एग्जाम में आ गया तो मुश्किल हो जाता है।
37 नंबर प्रश्न है, परंपरागत सुरक्षा नीति का कौन तत्व है? ऑप्शन 1 है शक्ति संतुलन, दूसरा है गठबंधन बनाना, तीसरा है सामूहिक सुरक्षा और चौथा है आपका सभी। फटाफट से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। परंपरागत सुरक्षा नीति की अगर बात कर ले तो इनमें से आपका लगभग सभी हो जाएगा, गठबंधन बनाना भी, शक्ति संतुलन भी, सामूहिक सुरक्षा की भी बातें होती है, तो इस हिसाब से आपका सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब 37 नंबर हो गया आपका। 38 नंबर प्रश्न की अगर बात कर ले तो ये 38 नंबर प्रश्न है आपके सामने, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस देश में हुई है? ब्राजील में, दूसरा है भारत में, तीसरा है पाकिस्तान और चौथा है आपका केन्या। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा सर। तो यहाँ पे 38 के याद रखेंगे, ब्राजील सही हो जाएगा आपका, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है, वहीं पे याद रखेंगे इसकी पहली बैठक हुई थी वर्ल्ड सोशल फोरम की। तो ये 38 का हो गया पहला। चलिए 39 नंबर अगर प्रश्नों की बात कर ले सर तो यहाँ पे है, वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए? वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हुए थे? ऑप्शन 1 है आपका यहाँ पे निर्धन, दूसरा है उद्योगपति, तीसरा है पूंजीपति और चौथा है कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ए ऑप्शन निर्धन। वैश्वीकरण से सबसे अधिक प्रभावित कौन हुए थे? तो यहाँ निर्धन यानी गरीब, उद्योगपति पूंजीपति सब ठट लेगा काम भर, इस सबको तो फायदा होगा ना, एक देश से दूसरे जगह पर सेवा वगैरह जाएगा ये सब। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 40 नंबर प्रश्न है आज का, लगभग लास्ट प्रश्न है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी कहिएगा आप लोग, अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं तो अगले दिन लेके आएंगे। चलिए, भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है? भूमंडलीकरण किन क्षेत्रों को समाहित करता है अपने आप में? आर्थिक को या सामाजिक को, सांस्कृतिक को या फिर राजनीतिक को? फटाफट से बताएंगे। भूमंडलीकरण जिसको आमतौर पर आप ग्लोबलाइजेशन कर सकते हो, इसमें बात कर ले तो चलिए ध्यान से सुनेंगे। अगर एक की ही अगर आपको ऑप्शन चूज करना है तो यहाँ पे याद रखेंगे, यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा आर्थिक, तो यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही। तो चलिए 20 प्रश्न पिछले वीडियो सीरीज में देखे और 20 प्रश्न आज, इसी तरह से 20-20 प्रश्न का वीडियो सीरीज हम लेकर के आएंगे और काफी सारे क्वेश्चंस आप डील करेंगे। जैसे जैसे डील करेंगे वैसे वैसे आपकी हौसला बढ़ती जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो इसलिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं तो प्लीज लाइक कर दिया करिए। वीडियो पे लाइक्स आएंगे तो हम आपके लिए बेहद जो है वीडियो सीरीज लेकर के आएंगे, एग्जाम तक आपसे बने रहेंगे। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पे प्रॉपर एनसीईआरटी बातें पढ़ाई जाती है। और अगर आप इन फ्यूचर्स कभी भी अगर बीपीएससी की तैयारी करते हैं या यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो फिर आपको एनसीईआरटी पढ़ने के लिए अगर इसी चैनल का फिर अगर सहारा लेना है तो फिर आप आजीवन ले सकते हैं, क्योंकि बुक तो बदलती नहीं है ना। तो चलिए ध्यान रखेंगे, आगे भी काम लेना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए हम आपका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज।